Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center and today we are going to discuss about the chapter local government of class 11 political science। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ग्रोथ होता है लोकल गवर्नमेंट का इंडिया में। हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि जो लोकल गवर्नमेंट है ये इंडिया में कैसे ग्रो हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो इट इज़ बिलीव जो सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज है ये इंडिया में एग्जिस्ट होती है बहुत पहले से, क्योंकि पहले आपने बहुत सारी सभा वगैरह देखी होगी जो पुराने ज़माने के सीरियल आते थे, या जो हमारा इतिहास है सभा वगैरह विलेज असेंबलीज काफ़ी फेमस रही है। तो वक्त के साथ साथ ये जो विलेजेस थे, ये जो विलेज बॉडी थी, इन्होंने किस चीज़ की शेप ले ली, इन्होंने पंचायत की शेप ले ली। और पंचायत का मतलब एक असेंबली जिसमें 5 पर्सन हुआ करते थे। अब ये जो पंचायत थी ये रिजॉल्व करा करती थी इश्यूज विलेज लेवल पे। इनके जो रोल थे, इनके जो फंक्शंस थे, ये दे केप्ट ऑन चेंजिंग एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम कि हाँ ठीक है इनके फैसले कैसे लेने हैं, इनका रोल क्या रहने वाला है वगैरह वगैरह। इफ़ वी टॉक अबाउट मॉडर्न टाइम्स तो जो इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है ये कब क्रिएट हुई? इट क्रिएटेड आफ्टर 1882। 1882 के बाद इसका क्रिएशन होना शुरू हो गया। तो जो लॉर्ड रिपन थे, जो वाइसरॉय थे इंडिया के उस समय पे, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि इन बॉडीज को क्यों ना बहुत अच्छे से क्रिएट किया जाए। अगर इनका रोल इतना ही इम्पोर्टेंट है तो इनको ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा देनी चाहिए। तो उनको क्या बोला गया? उनको फिर लोकल बोर्ड्स बोला गया। हाउएवर जो स्लो प्रोग्रेस थी इस चीज़ की, तो स्लो प्रोग्रेस की वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने गवर्नमेंट को अर्ज किया कि आप नेसेसरी स्टेप्स लीजिए और सारी की सारी लोकल बॉडीज़ को आप इफेक्टिव बनाइए, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए ना थोड़ा। आप ऐसे ही कुछ भी बता के चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जब बात होती है तो विलेज पंचायत को नंबर ऑफ प्रोविंसेस में सेटअप कराया गया और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद भी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने बहुत सारे जो पंचायत के लोकल गवर्नमेंट के राइट्स की बात करी है। अब इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने स्ट्रांगली प्लीड किया फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। अब गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि पावर एक जने के हाथ में ना रह के बांट दी जाए। और वो बहुत चाहते थे कि विलेज की पंचायत को स्ट्रेंथन किया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए। और ये सारे के सारे जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स थे ये मस्ट हैव लोकल इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल। अगर आप चाहते हैं आपका पूरा कंट्री सक्सेसफुल हो तो जो लोकल नीड्स है उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोकल नीड्स कहाँ से समझ में आएगी? लोकल पीपल से। तो जो पंचायत थी देयर फोर वर लुक्ड अपॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पंचायत का इंपॉर्टेंस कहाँ पे था? डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर्स डिवाइडेड हों, और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी यानी कि लोग जिसमें पार्टिसिपेट कर सकें। हमारा जो नेशनल मूवमेंट था इट वॉज कंसर्न अबाउट द इनॉर्मस कंसेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल सिटिंग इन दिल्ली। अब ये देखिए जो नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे, जो सब चीज़ें हो रही थी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ही क्या था कि जो सारी की सारी पावर है ना वो किसके पास है? वो गवर्नर जनरल के पास है, जो कहाँ पे बैठे हुए हैं? जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके हैंड्स में पावर है। जबकि पावर कैसी होनी चाहिए? डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। देयरफॉर जो हमारे लीडर्स थे उनके लिए इंडिपेंडेंस का क्या मतलब था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग में, एग्जीक्यूटिव में और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में सब कुछ एक जन के हाथ में नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी देखिए क्या बोलते हैं कि द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड मीन द इंडिपेंडेंस ऑफ होल ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए इन बातों को। इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी का क्या मतलब था? पूरे भारत की आज़ादी। अब इंडिपेंडेंस है वो कहाँ से शुरू होना चाहिए? बहुत ही बॉटम से शुरू होना चाहिए। एवरी विलेज रिपब्लिक होना चाहिए। तो इट फॉलोज देयरफॉर दैट एवरी विलेज हैज टू बी सेल्फ सस्टेन्ड एंड कैपेबल ऑफ मैनेजिंग इट अफेयर्स। यानी कि हर विलेज के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने अफेयर्स, अपनी सारी चीज़ें खुद ही मैनेज कर सकें। इन दिस स्ट्रक्चर जो कि जिसके अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि जो मोस्टली पावर किसमें कहीं होनी चाहिए? लोकल लोगों के पास होनी चाहिए। लाइफ विल बी अ पिरामिड विद द एपेक्स सस्टेन्ड बाय द बॉटम। इन्होंने क्या बोला कि जो जिंदगी है, जो आज़ादी वाली जिंदगी होगी वो पिरामिड जैसा होगा
जिसमें बॉटम पे गांव रहेंगे। पिरामिड क्या होता है, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इस टाइप से पिरामिड्स होते हैं। इन्होंने बोला कि जो ये बॉटम है ना, इस बॉटम पे जो हमारे विलेजेस हैं, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है, लोकल चीजें रहेंगी, वो बेस है। बेस है किस चीज का, ओवरऑल सभी चीजों का बेस है। तो इस बेस को हमें क्या रखना चाहिए, इस बेस को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर, जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया गया, जो सब्जेक्ट था लोकल गवर्नमेंट का, उसको स्टेट्स को दे दिया गया कि स्टेट्स अपने हिसाब से देख लेगा, क्योंकि सेंटर को मे बी शायद इतना आइडिया ना हो कि कौन से स्टेट में किस टाइप की लोकल गवर्नमेंट है। इन्होंने क्या मेंशन किया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर एज वन ऑफ द पॉलिसी डायरेक्टिव्स टू ऑल गवर्नमेंट इन द कंट्री, तो जो लोकल नीड्स वगैरह हैं डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखी गई। So it was a part of directive principles of state policies. So this provision of constitution was non-justiciable and advisory in nature. अब डीपीएसपी का हमें पता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप इन्होंने ऐसा काम नहीं किया तो आप कानूनन तौर पे आप उनसे बात कर सकते हो, नहीं। इट इज़ मोस्टली लाइक एडवाइजरी, कि आप एडवाइस दे रहे हो किसी को और उसको आपको समझना है। सो इट इज फेल्ट कि जो सब्जेक्ट है लोकल गवर्नमेंट का, इंक्लूडिंग पंचायत, डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट इम्पोर्टेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि शुरुआत के दिनों में इतना कुछ इम्पोर्टेंस जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं दिया गया था। सो अब किस तरीके से ये सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू हुई थी, इसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So thank you so much. I will meet you all